इस दुनिया में जब से वह जंगली आयामी या तूफान आया है, भयंकर दैत्य जैसे अस्तित्व हर जगह उभरने लगे हैं। लेकिन सच कहूं तो यह कहानी का सबसे पागलपन भरा हिस्सा नहीं है। जबकि हर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर आदिम ऊर्जा को संचित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, हमारा नायक आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके पास एक रहस्यमयी फोन डिवाइस है जो उसे एक गेम खेलने और अपने चरित्र को अपग्रेड करने देता है। और यह सुनिए, जब उसका गेम का चरित्र लेवल अप करता है और शक्तियां प्राप्त करता है तो उसकी वास्तविक जीवन की क्षमताओं और कौशल में भी सुधार होता है। तो तैयार हो जाइए और देखिए कि कैसे हमारा नायक इस डिवाइस की मदद से प्रतियोगिता को हराकर शीर्ष पर पहुंचता है। इस कहानी में लगभग 1 दशक पहले पृथ्वी पर एक आयामीय तूफान आया जिसने देवताओं, परियों, भूतों, राक्षसों, फरिश्तों, दानवों, एल्व्स और अन्य पौराणिक प्राणियों के अस्तित्व का खुलासा किया। इन आयामीय प्राणियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: मॉर्टल्स, लीजेंड्स, एपिक्स और मिथिकल्स। उनकी क्षमताएं और विनाशकारी शक्तियां इंसानों की कल्पना से परे थीं। मॉर्टल श्रेणी के सबसे नीचे इंसान थे। हालांकि इंसान अपनी स्थिति को आदिम ऊर्जा का संचित करके या आयामीय प्राणियों का शिकार करके और उनके आयामीय क्रिस्टल चुराकर सुधार सकते थे। हालांकि यह तरीका बहुत जोखिम भरा था क्योंकि यह प्राणी बेहद खतरनाक क्षेत्रों में पाए जाते थे। दुनिया के निर्माण का हिस्सा खत्म होने के बाद हमारी कहानी एक कक्षा में शुरू होती है। एक गंजा शिक्षक हमारे नायक जो वेन को पुकार रहा है। जब हमारा लड़का उसकी पुकार का जवाब नहीं देता तो वह गंजा शिक्षक चिल्लाने लगता है जैसे कोई सामान्य शिक्षक करता है। मुझे लगता है कि उसकी निराशा समझने योग्य है क्योंकि यह बेवकूफ लड़का कक्षा के बीच में सो रहा है और शिक्षक सोच रहा है कि पुराना प्रधानाचार्य इस आलसी लड़के के बारे में इतना अच्छा क्यों सोचता था। दृश्य हमें फ्लैशबैक में ले जाता है जब पुराने प्रधानाचार्य ने गंजे शिक्षक से कहा था कि केवल 2 प्रकार के प्रतिभाशाली होते हैं, एक हमारे इस कहानी के नायक जैसे और दूसरा बाकी सभी। यह एक लड़की है और लोग उसे पागल कह रहे हैं क्योंकि उसने पहले ही दिन स्कूल के प्रोडिजी को चुनौती दी है। दोनों प्रतियोगी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में आमने सामने होते हैं। हमारा लड़का पूछता है कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन लड़की औपचारिकता की परवाह नहीं करती और उसे सीधे चुनौती देती है। अपनी आवेगी शैली में लड़का उस पर हमला करता है, लेकिन उसे पेट में एक जोरदार किक लगती है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है जैसे बेकार चीज। केवल एक किक में लड़की ने बिना पसीना बहाए उसे हरा दिया। भीड़ इस नतीजे से चकित है क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि वह एक ही वार में हार गया। सब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह रहस्यमय लड़की कौन है और उसका नाम क्या है। गंजे टीचर बताते हैं कि जब से जो वेन को उस लड़की एन जिंग ने हराया है उसने अपनी सारी प्रेरणा खो दी है। अब वह सिर्फ सोता है और गेम्स खेलता है, जिससे बूढ़े आदमी को चिंता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। हालांकि बूढ़ा आदमी शायद ज्यादा सोच रहा है क्योंकि अगर जो वेन गेमिंग जारी रखे तो वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। गेम में वह मॉन्स्टर्स को हराने के बाद एक एक्सप्लोजन क्रिस्टल हासिल करता है और जैसे ही वह उसे अवशोषित करता है एक रहस्यमय नीली ऊर्जा उसे घेर लेती है। गेम के माध्यम से खिलाड़ी वास्तविक जीवन में अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। 1 महीने पहले जो वेन की ताकत कम थी, लेकिन अब उसने गेम के जरिए काफी प्रगति की है। उसका एकमात्र अफसोस यह है कि जो क्रिस्टल वह गेम में हासिल करता है वे वास्तविक जीवन में नहीं ला सकता। अगर ऐसा संभव होता तो वह उन्हें बेचकर आरामदायक जीवन जी सकता था। गेम के दौरान चिंगी जो वेन का सामना एक रेड म्यूटेटेड विगर एंट से होता है जो तेज और मजबूत है। लड़ाई के दौरान वह सुनता है कि फांग रुऑक्सी पास आ रही है। जो वेन चिंतित हो जाता है कि वह उसके गेम खेलने के बारे में जान न जाए। फांग रुऑक्सी उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, लेकिन जो वेन बताता है कि वह अब उतना मजबूत नहीं है। फांग बताती है कि एन जिंग ने स्कूल छोड़ दिया है और अब वह जो वेन को अपनी टीम के लिए सबसे उपयुक्त मानती है। टीम के अन्य सदस्य जो वेन की क्षमताओं पर संदेह करते हैं, उन्हें लगता है कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। टीम में शामिल होने के लिए उसे एक परीक्षण देना होगा। जो वेन परीक्षण स्वीकार करता है और उसका सामना टीम के सबसे कमजोर सदस्य टियन से होता है। मुकाबला शुरू होने से पहले वेन को मशीन पर अपनी ताकत मापने के लिए कहा जाता है। टियन पहले मशीन पर प्रहार करता है और उसका स्कोर 7 आता है। जो वेन चिंतित है, लेकिन जब वह अपनी बारी पर मशीन पर प्रहार करता है तो प्रभाव से एक जोरदार आवाज होती है जो पूरे स्कूल में गूंजती है। गंजा टीचर जो गलियारे में चल रहा होता है आवाज सुनता है और ऊंची आवाज में सोचता है कि टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल कौन कर रहा है जब सबको आराम करना चाहिए। वह उत्सुकतावश मशीन रूम की ओर बढ़ता है और दरवाजा चुपचाप खोलते ही जो वीन और दूसरों को देखता है वह सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई हमारा लड़का वही है जिसने ये मुक्का मारा है। हाँ, बिल्कुल वही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि हर कोई देखता है कि मशीन की स्क्रीन पर ताकत का स्कोर 10 दिख रहा है। यहां तक कि बूढ़ा आदमी जो चुपचाप देख रहा है
पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या जो वास्तव में मेहनत कर रहा है और वह सिर्फ क्लास में सोने के लिए समय निकाल पाता है। वह यहाँ तक सोचने लगता है कि शायद पुराने प्रिंसिपल का जो के बारे में फैसला बिल्कुल सही था। इस बीच रूह हमारा लड़के का तरीका देखकर प्रभावित होती है, जिसने सबसे चुनौतीपूर्ण तरीका अपनाया और फिर भी बिना किसी चीफ फाइटिंग स्किल के 10 अंक हासिल किए। तियन इससे परेशान और नाराज है। वह अपनी निराशा को दबाता है और स्वीकार करता है कि हमारा लड़का योग्य है, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ आखिरी प्रयास करने का फैसला करता है। तियन अपनी मुट्ठी को कसता है, जिससे बिजली जैसी आवाज होती है, और मशीन पर एक जबरदस्त प्रहार करता है। इस बार मशीन 11 का स्कोर दिखाती है। तियन पूरी तरह से थक जाता है और हमारा लड़का उसके प्रयास के लिए अंगूठा दिखाकर सराहना करता है, लेकिन जो कुछ सोचता हुआ दिखता है। तियन उसे चेतावनी देता है कि वह 11 से ज्यादा अंक हासिल करे, वरना हार की शर्मिंदगी का सामना करे। हमारा लड़का अपने दोस्तों से पूछता है कि अगर वह मशीन को तोड़ देता है तो क्या स्कूल उससे उसकी कीमत वसूलेगा। ब्लॉन्डी उसे आश्वासन देता है कि वह खर्चा उठा लेगा। यह सुनकर वह मुस्कुराता है और उसके शरीर के चारों ओर पीली ऊर्जा घिरने लगती है। वह अपना मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। ब्लॉन्डी को पूरा विश्वास है कि जो केवल डींगे मार रहा है, क्योंकि यह मशीन गंभीर ताकत परीक्षण के लिए बनी है और यह 20 अंकों तक संभाल सकती है। स्कूल में शायद ही कोई इतना मार सकता है, लेकिन जो अपनी ताकत बढ़ाता है और ची का इस्तेमाल करते हुए मुक्का मारता है। रूह हैरान है, क्योंकि उसने जो को ची फाइटिंग स्किल्स का उपयोग करते हुए पहली बार देखा। मुक्का इतना तेज होता है कि मशीन टूटने लगती है, इसकी सर्किट्स फटने लगती हैं। वहां मौजूद हर कोई हैरान है, क्योंकि जो ने मशीन को जैसे खेल में हरा दिया हो। गंजा टीचर भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जानता है कि मशीन आसानी से 20 अंकों की ताकत संभाल सकती है। एकांत और यादें। शाम ढलने के साथ हमारा लड़का शांत शहर की सड़क पर टहलता है। चलते हुए उसे एन जिंग के साथ अपनी लड़ाई याद आती है। वह सोचता है कि कोई इतना प्रसिद्ध व्यक्ति किसी साधारण स्तर के प्रतियोगी को चुनौती क्यों देगा। अचानक उसका फोन बजता है। उसके पिता फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उनकी शादी में आएगा। बेटा पूछता है कि किसके साथ शादी हो रही है। उसके प्लेबॉय पिता एक महिला की तस्वीर भेजते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे उसकी भावी सौतेली मां पसंद है। ये बातचीत थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। बेटा शादी की तारीख और स्थान पूछता है। उसके पिता कहते हैं कि यह अगले हफ्ते है। यह सुनकर बेटा याद दिलाता है कि अगले हफ्ते उसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, तो वह शादी में नहीं जा सकता, हालांकि वह सच में जाना चाहता है। फिर वह अपने पिता से पूछता है कि क्या अलमारी के कमरे में लोहे का बिस्कुट बॉक्स है। उसके पिता, जैसे कि हमेशा, बेखबर होते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है, जो उसे बताता है कि वह एक वर्गाकार लोहे का बिस्कुट बॉक्स है जो लगभग 10 इंच लंबा है और उस पर एक कार्टून भालू का पैटर्न है। उसके पिता फिर बताते हैं कि वह भालू बिस्कुट का बॉक्स है जिसे वह पहले खाते थे, लेकिन वह ब्रांड अब बिकता नहीं है। वरीरी से जो कि अचानक उस बॉक्स में रुचि दिखाने से बहुत चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि वह ये क्यों पूछ रहा है। हमारा लड़का बताता है कि उस बिस्कुट बॉक्स के अंदर एक फोन है और पूछता है कि क्या उसके पिता ने वह फोन वहां रखा है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या उस फोन का सफेद धातु का आवरण है, काले रंग की स्क्रीन है, कोई बटन नहीं है और वह लगभग 7 या 8 इंच लंबा है। जब बेटा इसकी पुष्टि करता है तो उसके पिता कहते हैं कि वह उसके दादा का फोन है। हमारा लड़का पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछता है कि उसके दादा के पास वह फोन कैसे आया। फिर उसके पिता एक हैरान करने वाली कहानी सुनाते हैं उसके दादा के बारे में। दरअसल उसके दादा प्राचीन गाइड शहर के पुनर्निर्माण के दौरान बढ़ई के रूप में काम कर रहे थे। वे बहुत सारे पुराने लकड़ी के निर्माणों पर काम कर रहे थे। दादा वहां 1 साल से अधिक समय तक थे और एक रात, जब कुछ श्रमिक रात भर काम कर रहे थे, उन्हें निर्माण स्थल पर एक प्राचीन सूखा कुआं मिला। कुछ अंदर चमक रहा था और उन्होंने सोचा कि उन्होंने किसी तरह के खजाने को खोज लिया है। कुएं के अंदर एक बॉक्स था और जब उन्होंने उस पुराने लकड़ी के बॉक्स को बाहर निकाला तो उससे रोशनी आ रही थी और बॉक्स के अंदर एक फोन था। स्क्रीन पहले जल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला वह अंधेरा हो गया। फोन में कोई बटन या चार्जिंग पोर्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से मृत था। जब सभी ने टूटे हुए फोन को देखा तो वे निराश हो गए और सोचा कि यह केवल एक मजाक था, इसलिए वे जल्दी से आगे बढ़ गए। तो दादा ने उसे अपनी टूलकिट में फेंक दिया। उसके पिता आगे बताते हैं कि फोन को कभी चालू नहीं किया जा सका और जब वह छोटा था तो उसने इसे एक मरम्मत की दुकान पर बेचने की कोशिश की थी ताकि सिगरेट मिल सके। दुकान के मालिक ने कहा कि वह बेकार है, इसलिए उसने उसे उस बिस्कुट बॉक्स में फेंक दिया। अब वह सोच रहे हैं कि क्या जो उसे बेचने का मन बना रहा है। अंदर जो काफी राहत महसूस करता है कि उसके पिता ने कभी इसे नहीं बेचा, वरना वह कभी इस खराब चीज को अपने हाथ में नहीं पाता। आया वह अपने पिता से पूछता है कि क्या फोन कभी चालू हुआ था, तो उसके पिता कहते हैं नहीं और बताते हैं कि वह दशकों से बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ था। उसके पिता कॉल खत्म करते हुए कहते हैं कि उनके पास और भी काम है और उन्होंने शादी के बारे में जानकारी दे दी है। ये चौपाली पर निर्भर है कि वह आना चाहता है या नहीं। कॉल खत्म होने के बाद जो यह सोचता है कि उसकी असली लड़ाई प्राचीन गाइड शहर में होगी, वह यह तय करता है कि पुराने कुएं को चेक करना कुछ सुराग या लीड्स के लिए अच्छा हो सकता है। वह वापस घर जाता है और अपनी योजना को फिर से बनाता है। कुछ दिन बीतते हैं
और वह एक दिनचर्या में गिर जाता है, कक्षा के दौरान झपकी लेते हुए और पेड़ के नीचे सोते हुए, जबकि बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इस बीच वह गेम खेलता रहता है। कुछ दिनों बाद स्कूल के कॉरिडोर में दो छात्र दौड़ते हुए आते हैं। चश्मे वाला लड़का एक और लड़के से टकरा जाता है जो किसी ऐतिहासिक समाज के सदस्य की तरह कपड़े पहने हुए है। चश्मे वाला लड़का टकराने से जोर से गिर जाता है, लेकिन गोरा लड़का मुश्किल से हिलता है। वह बस खड़ा रहता है और एक अजीब सी डरावनी आभा देता है। फिर वह और उसका समूह चलता है और उनके पीछे लोग बुदबुदाते हैं कि यह लड़का कितना खौफनाक लग रहा है। अगली दृश्य हमें बाहर ले जाती है, जहां हम फिर से त्यान से मिलते हैं। वह घोषणा करता है कि वह समूह को छोड़ रहा है क्योंकि एक दोस्त ने उसे एक और टीम में आमंत्रित किया है। इसके साथ वह चला जाता है। छोड़ते हुए हमारा लड़का यह सोचता है कि क्या रॉक्सी के पास कोई बैकअप योजना है, क्योंकि परीक्षा अब करीब है और नए साथी का खोजना अब लगभग असंभव है। वह अपने दूसरे साथी लीजी से पूछता है कि तीन टीम छोड़ चुका है। लियर एक और बम गिराता है। वह हमारे लड़के के साथ टीम नहीं बना सकता और उसे यह न पूछने के लिए कहता है कि वह क्यों छोड़ रहा है। आखिरकार हम रूई से मिलते हैं, जो उदास और निराश दिखती है। ये स्पष्ट है कि वह क्यों परेशान है। उसकी टीम के सदस्य घट गए हैं। जब वह हमारे लड़के को देखती है तो वह तुरंत माफी मांगती है, लेकिन वह उसे तनाव न लेने के लिए कहता है। वह यह बताता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वह ही कारण है कि सभी लोग जा रहे हैं। जाहिर तौर पर कुछ लोग उसे निशाना बना रहे हैं, इसलिए उसके साथी टीम छोड़ चुके हैं। वह फिर यह बताती है कि उसे यह नहीं पता कि हमारे लड़के ने किसे नाराज किया है, लेकिन वह यकीन करती है कि जो भी है वह बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। वह सहमत होता है और वे रास्ते पर जाते हैं। उसका मन आगामी परीक्षा के बारे में दौड़ रहा है और वह समय पर विश्वसनीय साथी ढूंढने के बारे में तनावग्रस्त है। दरअसल उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त आर भी अब उसके साथ टीम नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वह इतनी सारी मुसीबतें खींच रहा है। जब वह चलता है तो गंजे शिक्षक ने उसे पुकारा। जैसे ही जो उससे मिलता है, शिक्षक बताता है कि निरीक्षक अंग सेना से है और उसका पूरा नाम अंग तियांजुओ है। वह पूछता है कि क्या जो उसे जानता है, और हमारे लड़के ने पुष्टि की कि वह नहीं जानता। वृद्ध आदमी इसे अजीब पाता है, क्योंकि अगर जो उसे नहीं जानता तो एक उच्च रैंकिंग वाला सैन्य अधिकारी एक हाई स्कूल छात्र को नाम से क्यों आलोचना करेगा। जब वह गाइड सिटी में निरीक्षण कर रहा था, हमारे लड़के ने फिर पूछा कि यह आदमी वास्तव में कौन है, तो गंजा शिक्षक इसे स्पष्ट करता है। अर्थ फेडरेशन 4 क्षेत्रों में बांटा गया है: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। निरीक्षक अंग युवा हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध परिवार से आते हैं। 20 के पार होते हुए भी वह पहले ही पूर्व क्षेत्र के सेना के वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, जिससे वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। लड़का फिर पूछता है कि क्या निरीक्षक अंग उसे निशाना बना रहे हैं। शिक्षक कहता है कि वह सुनिश्चित नहीं हो सकता, लेकिन अंग तियांजुओ ने यह जरूर कहा था कि हमारे लड़के का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, और सभी ने उसकी बात मानी, खासकर वे लोग जो निरीक्षक अंग को खुश करना चाहते थे। हमारा लड़का गुस्से में पूछता है कि क्या एक वरिष्ठ अधिकारी जैसे अंग को यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी बातें एक हाई स्कूल छात्र का जीवन बर्बाद कर सकती हैं। फिर वह यह पूछता है कि क्या अंग का संबंध अंजिंग से है, वह महिला जिसे उसने 1 महीने पहले लड़ा था। गंजा आदमी कहता है कि यह संभव है, लेकिन हमें अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लड़के को एक टीम ढूंढनी होगी ताकि वह परीक्षा में भाग ले सके। अंतिम तारीख परसों है तो समय कम है। उसके साथ ही कोई भी साधारण छात्र नहीं हो सकते। वृद्ध आदमी यह बताता है कि एक छात्र है जिसका नाम ली स्वान है, तो उनके स्कूल में है। अगर यह छात्र हमारे लड़के और उसकी टीम को स्वीकार करता है तो गंजा आदमी मानता है कि कोई भी उसे मुश्किल नहीं देगा। हालांकि एक शर्त है, हमारे लड़के को ली स्वान को अच्छा स्कोर दिलाने में मदद करनी होगी, और ली स्वान को 4 टीम के सदस्यों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। लड़का पूछता है कि क्या वृद्ध आदमी का मतलब यह है कि उसे अपने अंक इस नए छात्र को देने चाहिए, जिस पर वृद्ध आदमी सहमति व्यक्त करता है और बताता है कि यह उसका इकलौता मौका है प्रतियोगिता में भाग लेने का। लड़का शर्तों से सहमत होता है और वृद्ध आदमी से कहता है कि वह ली स्वान से संपर्क करे। उस बैठक के बाद जो फिर अपने पिता को फोन करता है, पूछता है कि क्या वह निरीक्षक अंग तियांजुओ को जानता है। तभी उसके पिता एक बड़ा खुलासा करते हैं। अंग तियांजुओ असल में हमारे लड़के का भाई है। यह खबर हमारे लड़के पर बिजली की तरह गिरती है। उसके पिता बताते हैं कि तियांजुओ उसकी सौतेली माँ का बेटा है, और एक बार जब उसके पिता उससे शादी कर लेंगे तो तियांजुओ आधिकारिक रूप से उसका भाई होगा। और जैसे ये काफी नहीं था, उसके पिता यह भी बताते हैं कि हमारे लड़के की एक बहन है जिसका नाम अंजिंग है। अचानक हमारे लड़के को समझ में आता है कि वह लड़की अंजिंग, जो अचानक सामने आई और उसने पूरे स्कूल के सामने उसे चुनौती दी थी, शायद सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए। वह तुरंत अपने पिता से पूछता है कि क्या वे दोनों अपने नए पिता से सच में खुश हैं। इस पर पिता कहते हैं कि वे दोनों उसकी बहुत इज्जत करते हैं। कॉल खत्म करने के बाद हमारे लड़के के दिमाग में बस यही सवाल है कि ये भाई बहन उसे क्यों परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वह सोचता है कि क्या वे उसकी पिता और उनकी माँ के बीच शादी का विरोध करते हैं। वह यह याद करता है कि तियांजुओ ने अपनी सत्ता का दिखावा किया, परीक्षा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की,
और अन्य जिंग ने उसे एक ही बार से हरा दिया क्योंकि वह उनसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर था। फिर अभी वह अपनी गंदी और बदबूदार अपार्टमेंट में लौटता है और अपने खेल में डूब जाता है, यह सोचते हुए कि स्तर बढ़ाना इन समस्याओं का समाधान है। एक उत्परिवर्तित चींटी को हराने के बाद उसे एक विशेष वस्तु मिलती है, एक सहजीवी अंडा। वह इसे देखकर उत्साहित होता है क्योंकि वह जानता है कि मर्त्युल स्तर पर किसी के लिए सहजीवी पालतू प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश लोग इसे लेजेंडरी स्तर पर प्राप्त करते हैं। जैसे ही उसका खून अवतार अंडे को पकड़ने की कोशिश करता है, वह फट जाता है और उसके सीने में लग जाता है। अचानक एक आवाज उसके सिर में गूंजती है जो उसे मालिक बुलाती है और वफादारी की कसम खाती है, यहाँ तक कि कहती है कि वह उसके लिए मर जाएगी। उसे तीव्र दर्द महसूस होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।